कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में लेक्चर नंबर 3 में हम आज डिस्कस करेंगे कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला क्या है और उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके प्रूफ आप ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में पेपर उसमें आप पढ़ चुके होंगे और ये हमारा वैसे उसमें डोमेन में भी नहीं है, लेकिन ये इसकी एप्लीकेशन सीखना और उसको अप्लाई करना ये हमने अपने थ्योरम्स में करना है ये काम सारा। तो इसलिए आपने मेन इसकी एप्लीकेशंस कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये सीखना है। तो सबसे पहले है कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लें कि आपकी कोई कंटूर है, कंटूर सी है या कर्व सी है, आप समझ लें इसको कि जिस पे आपने काम करना है, ये आपकी डोमेन समझ लें। और फर्ज करें कि फंक्शन जो है हर जगह एनालिटिक है, इनसाइड भी और ऑन द कर्व भी, ये सारी जगह फंक्शन आपका एनालिटिक है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है आपके कंटूर में, आपके कर्व में कि जहां पे आप कह सकें कि फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, यानी कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। फंक्शन हर जगह एनालिटिक है। और अगर आप पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं, यानी बटे वाली कोई रकम ही नहीं ले रहे, तो फिर तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता ही एनालिटिक है। तो अगर फंक्शन आपका हर जगह पे एनालिटिक है तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम ये कहता है कि आपके पास जो क्लोज्ड कंटूर है, यानी ये क्लोज्ड ही है, जहां से आप स्टार्ट होते हैं वहीं पे आप एंड कर देते हैं। अगर आप क्लोज्ड कंटूर आपको फंक्शन आपका हर जगह पे एनालिटिक है तो फिर आपका ये रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड कंटूर C f of z if analytic everywhere in the contour C, then this integral is equal to 0. If we have a single point where function is not analytic, then we cannot write here. हम तभी ये लिख सकते हैं जब ये हर जगह एनालिटिक है। अगर एक जगह पे भी ये नॉन एनालिटिक हो गया तो फिर हम ऐसे रिजल्ट नहीं लिख सकते। फिर हमारे पास आता है फार्मूला, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो एनालिटिक नहीं है, फिर हम उसको कैसे करते हैं। सेम इसी डायग्राम के लिए हम बात कर लेते हैं, नहीं बनाने की जरूरत नहीं कि एक ऐसा पॉइंट हमारे पास है ए जहां पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। पूरी कंटूर में पहले हमने कहा था हर जगह एनालिटिक है, अब हम कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा पॉइंट भी है, ए फर्ज कर लिया हमने, वो ए है, तो यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी अनडिफाइंड हो जाता है अगर हम ए रखें तो अब कॉशी इंटीग्रल फार्मूला हमारे पास क्या है कि आप फिर f ऑफ z और z माइनस से आपने f ऑफ z सारा वो फंक्शन लेना है जहां पे वो एनालिटिक है। और ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे z की जगह a रख दें तो आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं रहता। अगर ऐसी सूरत हाल है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और फिर हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, 2 पाई आयोटा इनटू f ऑफ वो पॉइंट जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट a है, f ऑफ a। तो फिर हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर वो एनालिटिक एक पॉइंट पे नहीं है तो फिर हम उसको f ऑफ a, लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट है, लेट्स सपोज अगर b भी ऐसा पॉइंट है कि जिस पे वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो फिर आप उसके लिए अलग से काम करेंगे, यानी फिर आप b के लिए अलग से बनाएंगे z माइनस b, b ऑफ z 2 पाई आयोटा इनटू f ऑफ b। तो कॉशी इंटीग्रल और फार्मूले में, इंटीग्रल थ्योरम और फार्मूले में बेसिक यही फर्क है। जब हम थ्योरम की बात करेंगे तो हम कह देते हैं कि हर जगह पे एनालिटिक है अपनी कंटूर में, और जब हम कहते हैं कि इंटीग्रल फार्मूला को अप्लाई किया जा रहा है तो वहां पे समझ लें कि कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर है जो एनालिटिक नहीं बना रहा, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये फार्मूला है।
अब हम कुछ एप्लीकेशंस लेके आते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम को और कॉची इंटीग्रल फार्मूला को। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फर्ज करें आपके पास एक कर्व है, एग्जांपल नंबर 1 में आप बनाते हैं, आप कहते हैं z स्केयर प्लस 1 dz, और आप कहते हैं कि हमारे पास जो कंटूर है सच दैट z mod is equal to 1। अब ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो होता ही एनालिटिक है, और एनालिटिक है तो आंसर आपका 0 दे देगा, कंटूर चाहे जो मर्जी आप ले रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरा कि अगर हम ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आप 1 ले रहे हैं। अब सर्कल की डेफिनेशन जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ इस तरह से की जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। V minus V naught is equal to R, where Z naught is center of circle and R is radius of circle. Center of circle और ये radius of circle। अब आपको देखने में लग रहा है पता नहीं क्या ये, हमने तो कोई सर्कल की इक्वेशन और ही पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और आ गया। तो ये एक ही चीज है, अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। z माइनस जी नॉट इज इक्वल टू r, और हमारे पास अगर z की वैल्यूज x प्लस योटा y, z नॉट x नॉट प्लस योटा y नॉट इज इक्वल टू r। आप रियल इकट्ठे कर लें, कॉम्प्लेक्स को आप इकट्ठे कर लें। अब आप मैग्नीट्यूड निकाल लें इसकी। और इसके तो विच इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन रियल नंबर्स। तो वही वहां से हमने अखज कर लिया कि ये बात लिखी जाए रियल नंबर्स में या कॉम्प्लेक्स में ये लिखा जाए z माइनस जी नॉट, बात एक ही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कंटूर हमारे पास 1 है, यानी ऐसा सर्कल हम बना रहे हैं जिसका रेडियस 1 है। तो ये 1 हो गया, इधर से 1 हो जाए और इधर से 1 और ये 1। अब सब पॉइंट्स को जब मिला लेंगे तो ये हमारे पास ऐसा सर्कल बन गया जिसका रेडियस 1 है, यानी इधर से आए इधर से ये 1 1 लेंथ देगा। तो क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है एवरीवेयर, सो दैट्स व्हाई बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम द इंटीग्रल ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। तो अगर पॉलिनोमियल आ गया तो वो लाजमी तौर पे हमारे पास आंसर 0 देगी, चाहे कंटूर जो है वो जो मर्जी हो, कंटूर के साइज पे डिपेंडिंग नहीं करती है। अब उसके बाद कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसको कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि क्लोज कंटूर है लेकिन इस दफा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो आ गई तो फिर तो एक ही है ना कि वो आपका आंसर 0 आ जाएगा। where contour is such that z mod is equal to 1। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि कंटूर 1 दे दिया हमने, बस डायग्राम बनाई हुई है कि अगर आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस 1 है वो कुछ इस तरह से आ गया। अब हमारे पास 2 पे अगर हम z की वैल्यूज 2 रख लें तो 2 माइनस 2 0 अनडिफाइन आ जाएगा वो। तो ये यहाँ पे पोल बना रहा है। पोल के लिए हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, पोल्स के डिनोमिनेटर को हम 0 लेते हैं, वहां से z2 आ गया। z2 आपका वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अगर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है और 2 पॉइंट पे नहीं, तो इसलिए हम बाय
कॉशी इंटीग्रल फार्मूला उस पर अप्लाई कर देंगे। आपका एक भी पोल आ गया तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लग जाएगा। कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा यानी पॉलिनोमियल टाइप है तो फिर आपका कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगा। तो z इज इक्वल टू 2 एक पोल बन गया तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक अगर f ऑफ z इंटू z माइनस a है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 पाई एटा इंटू एफ ऑफ ए। सेम इसी पैटर्न के मुताबिक हमें वैल्यूज चाहिए जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो वैल्यूज उसके यानी यहाँ पे z2 है तो हमें f ऑफ 2 की वैल्यूज चाहिए। तो f ऑफ 2 की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका अगर आप इसको कंपैरिजन करें इसको और इसको तो ये आपका बन गया f ऑफ z और a इस दफा आपके पास है 2। तो हमें f ऑफ z से निकालना है f ऑफ a। f ऑफ z हमारे पास है z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। हमें चाहिए f ऑफ 2 तो f ऑफ 2 लगाया तो 20 है। तो अब हम इसको कर सकते हैं f ऑफ z हमारे पास था z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 और f ऑफ 2 यहां से हमारे पास आ जाएगा 20। अब हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं। हमने वैल्यूज निकाल ली, अब यहां पे हम इसको अप्लाई करते हैं। f ऑफ z हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये सारा पड़ा z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 z माइनस a इस दफा हमारे पास 2 है इंटू डी इज इक्वल टू 2 पाई एटा इंटू f ऑफ 2 हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ है कि f ऑफ 2 लगाएंगे तो 20 है तो हमारे पास आंसर बन गया 40 पाई एटा। कंटूर z मोड इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो नॉन एनालिटिक आया हमने उसको कैलकुलेट किया और हमारे पास 40 पाई एटा आ गया। लेकिन अगर फर्ज करें आप क्वेश्चन तो कर लिया हमने, हम कंटूर अगर चेंज कर दें, हमारे पास जो पोल आया था इसके लिए तो पोल जो हमने निकाला था 2 वैसे ही आउटसाइड था, ये देखिए 2 यहां पे आ रहा था, उसके कंटूर के अंदर ही नहीं आ रहा था तो वो तो इंटीग्रल वैसे ही 0 बन जाता अगर आपका जो पोल है वो कंटूर के बाहर चला गया। लेकिन अगर हमारे पास ये होता 2 लेट्स सपोज तो उसके लिए ये अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि फिर 2 है तो ये यहाँ पे ही आ जाएगा। अगर हमारे पास सर्कल 2 यूनिट्स का बन जाता तो फिर पोल आपका 2 यहाँ कहीं उसके ऊपर ही आ गया। तो अगर 3 का ले लें तो फिर भी उसके बीच में आ जाएगा, यानी अगर हम 1 लेते तो वो तो वैसे ही आंसर 0 आ जाना था, पोल आपका बाहर निकल जाना था। अब 2 के लिए काम कर सकते हैं, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 कि सबके लिए आंसर आपका सेम ही आएगा। आप कंटूर z mod इज इक्वल टू 2 ले लें, 3 ले लें, मतलब पॉइंट जो आपका है पोल वो या तो बाउंड्री के ऊपर आए या बाउंड्री के अंदर आ जाए। तो फिर साइज पे डिपेंडिंग नहीं करता कंटूर का साइज क्या है, वो जो मर्जी साइज हो बस उसके बीच में आ जाए या उसके ऊपर आ जाए तो फिर आंसर वो सेम देता है। अगर वो कंटूर के बाहर चला गया तो फिर तो वो बाहर चला गया, हमने तो ये देखना कि अंदर वो किस जगह पे एनालिटिक नहीं है, बाउंड्री के ऊपर या अंदर, तो वो तो बाहर चला गया उसका तो मतलब ये है कि फंक्शन हर जगह एनालिटिक है, हर जगह एनालिटिक है तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। मसलन यहाँ पे मैं फर्ज करें रेडियस रख लेता हूँ 1 और हमारे पास जो पोल आया था वो 2 आया था। अब रेडियस 1 का सर्कल ये हो गया 1 का, पोल आपका बाहर चला गया। अब यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन हमें तो यहाँ पे जरूरत थी कंटूर अपने पे कि यहाँ पे किस जगह पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यहाँ पे तो हर जगह एनालिटिक है तो फिर आपका ये आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप फर्ज करें 1 नहीं रखते 1/2 रखते तो 1/2 रखने पे भी ये 2 तो बाहर ही रहना तो इसलिए फिर भी आंसर आपका 0 ही हो जाना था। तो अगर तो पोल आपकी डोमेन के अंदर है
या बाउंड्री के ऊपर है, फिर तो आप कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर पोल ही बाहर चला गया तो फिर हम फौरन कह देंगे बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम इफ फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर देन इज इक्वल टू 0, तो फिर तो वो आंसर 0 दे देगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बात और क्लियर हो जाए। हमारे पास एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज हमने कैलकुलेट करना है z into ez ओवर z माइनस एटा, और हमारे पास जो कंटूर्स हैं वो है c such that z mod is equal to 1/2, z mod is equal to 2, z mod is equal to 1। अब तीन डिफरेंट हमने लिए हैं कंटूर, और हमने चेक करना है कि इस पे इंटीग्रल की वैल्यूज क्या आती है। सबसे पहले तो हम पोल्स निकालेंगे कि इसके पोल्स क्या है। फॉर पोल्स, पोल्स के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर को आप 0 कर देंगे, z की वैल्यूज यहाँ से एटा आ गई। अब z एटा आने का मतलब आपके पास यूनिट आ गई, यानी हम इसको एटा को लिख सकते हैं ना 0,1। तो अगर हम इसका बनाए, नंबर 1 हम जब लेंगे अपना कंटूर कि z मॉड जो है वो 1/2 है, तो सर्कल हमारा देखिए कैसे बनेगा। अगर ये 1 है, 1 इधर से, 1 स्टेप इधर से, 1 इधर से, तो हमें हाफ हाफ चाहिए। तो अब जब पॉइंट्स को मिलाएंगे हाफ हाफ, तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। अब जो कंटूर है उसमें पोल्स जो है वो 0,1 है, यानी वो यहाँ पे ये आपका पोल पड़ा हुआ। अब पोल जो है वो कंटूर से बाहर चला गया, हमें तो सर्कल का रेडियस हाफ चाहिए, तो ये हाफ से तो बाहर निकल गया, 1 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए, इस केस के लिए ये इंटीग्रल जो है ये 0 वैल्यूज दे देंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये जो सारा फंक्शन है ये एनालिटिक है। इसमें z mod इज इक्वल टू हाफ में, इसमें तो ये फंक्शन सारा एनालिटिक है, क्योंकि जिसने नॉन एनालिटिक बनाना था वो तो वैसे कंटूर से बाहर चला गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि अगर हम कंटूर को बदल दें और हम z mod इज इक्वल टू 2 कर लें, तो फिर हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 कर लें, दूसरा केस z mod इज इक्वल टू 2 कर लें, तो इसका मतलब ये अब आप रेडियस 2 ले रहे हैं, तो आपके पास एक सर्कल आ गया। अब पोल्स आपके 0,1 है, 0,1, तो वो अगर ये 2 ये है आपका, तो 0,1 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस दफा पोल क्या है, इनसाइड द कंटूर है, ये आपका पोल होता है, पोल इनसाइड द कंटूर है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फंक्शन लिया हुआ है उसमें एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगेगा। उसके लिए हम f of c z z माइनस एटा, हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है 2 पाई एटा इंटू f, माइनस के बाद जो भी f ऑफ एटा, वो हमने ये सारा काम कर लिया बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला से। हमें अब जरूरत है f ऑफ एटा की, तो f ऑफ z का अगर पता होगा तो f ऑफ एटा भी निकल जाए। आपको पता है ये सारा f ऑफ z होता है, तो f ऑफ z यहां से आ गया z इंटू ez, तो f ऑफ एटा यहां से आ गया एटा इंटू एटा। यहां वैल्यूज आप पुट कर ले 1 में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई एटा इंटू f ऑफ एटा। f ऑफ एटा की वैल्यूज आ जाएगी एटा इंटू e रेज़ एटा, तो आपस में मल्टीप्लाई करके ये माइनस एटा इंटू ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। और अगर हम लें कंटूर नंबर 3, यानी
z mod इज इक्वल टू 1, फिर भी आपकी सारी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी क्योंकि पोल फिर भी उसकी बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा। आप z mod इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, आप स्केच करेंगे तो आपके पास ये सर्कल बन गए। अब आपके पास जो पोल है वो एयोटा है यानी 0,1 है, तो ये पड़ा हुआ 0, उसकी बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर आ, तो सेम कैलकुलेशन होगी। यानी इसका मतलब ये है कि आपने कंटूर के साइज भी बदल दिए तब भी कैलकुलेशन की सेफ्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा कि कहीं वो कंटूर से बाहर तो नहीं चला गया, जैसे इस कंटूर के लिए पोल आपका बाहर से निकल गया तो आपका वो 0 बन गया, लेकिन अगर बाउंड्री पे है ये अंदर है तो फिर कंटूर का साइज डिपेंडिंग नहीं करता, फिर आंसर वो सेम देंगे। तो उम्मीद आप लोग इसको समझे होंगे कि क्वेश्चन इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है, क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, आप कैलकुलेशन करें और इसको हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे अगले थ्योरम्स में। अल्लाह हाफिज।